दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई ग्रेड बी के बारे में कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है जो आपको जानना ज़रूरी है। और काफ़ी सारे बच्चे हमसे ये भी प्रश्न पूछते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे वीडियोस आरबीआई ग्रेड बी के डले रहते हैं। लास्ट 3 ईयर्स के अंदर हमने AIR 1 के जो हर साल AIR 1 आए उनके टॉपर स्टॉक भी डाले हैं। तो हमसे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन के बारे में सुनने में आता है कि अब इसका नोटिफिकेशन जो है वो आने वाले टाइम में नहीं देखने को मिलेगा। तो देखो जितनी इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास है और हमको जितना पता है कि आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आएगा ज़रूर, लेकिन वैकेंसीज जो पिछले साल की तरह जैसे बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आ रही थी 200 सवा 200 उतनी वैकेंसीज नहीं आएगी। इस बार जितनी वैकेंसीज आई थी डबल डिजिट में लगभग उसके आसपास ही इनकी वैकेंसीज जो है वो आने वाले टाइम में थोड़ी देखने को आपको मिलेगी नेक्स्ट ईयर भी। ग्रेड ए का नोटिफिकेशन के बारे में हम कह नहीं सकते कि इसका ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आरबीआई अलग से निकालेगा या नहीं निकालेगा। ये जरूर है कि ग्रेड ए का आरबीआई ने काफ़ी टाइम से नहीं निकाला है और जो स्पेशलिस्ट का भी पहले निकालता था वो भी अभी काफ़ी टाइम से नहीं निकाला है। तो ग्रेड ए के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि कहने में ये आता है कि वैकेंसीज ग्रेड ए की खाली है, लेकिन खाली तो आरबीआई के पास बहुत टाइम से है, लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन जो है वो इसका रिलीज़ नहीं किया है। ग्रेड बी को लेके मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है जो आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये रहती है इसके अंदर कि इनकी जो एज लिमिट रहती है वो मिनिमम 21 ईयर्स रहती है और मैक्सिमम 30 ईयर्स रहती है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। और इसके अलावा हम देखें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए होते हैं अगर आपने केवल ग्रेजुएशन करी हुई है, और 3 साल की ग्रेजुएशन आपकी होना जो है वो ज़रूरी है। अगर ये आपने नहीं किया है तो आपके पास फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अगर कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे ग्रेजुएशन में कई लोग सेकंड डिवीज़न रहता है, थर्ड डिवीज़न रहता है, तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन मिनिमम 55% मार्क्स से क्लियर करना ज़रूरी है। 2 साल की पीजी करना जरूरी है। इसके अंदर डिप्लोमा वो वैलिड नहीं मानेंगे। 2 साल का पीजी होना आपका जो है वो डिग्री होना जरूरी है पीजी की। तो ये एक तरीके से अच्छी चीज़ है कि जो बच्चे मतलब जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, जो नॉर्मल बीकॉम वगैरह से भी जो फर्स्ट डिवीजन से पास आउट है, उनके पास भी एक इतनी अच्छी जॉब लेने का मौका है जहाँ पे आईएम्स वगैरह को, आईआईटीज को स्टार्टिंग में पैकेज जितना मिलता है उतना एक आरबीआई ग्रेड बी को स्टार्टिंग के अंदर आरबीआई अलाउंसेस, पर्क्स वगैरह उनकी सारी चीज़ें मिला लें तो अपने देश के अंदर ही वो इतना अच्छा पैकेज एक सिंपल ग्रेजुएट बेस को मिल सकता है अगर वो अच्छे से इस एग्ज़ाम की तैयारी करे। तैयारी की यहाँ पे बात आई तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रैक ग्रेड बी का नाम आप सभी ने सुना होगा। हमने पल्लवी जैन का AIR 1 का इंटरव्यू डाला था, उन्होंने भी क्रैक ग्रेड बी से ही तैयारी करी थी। वो आप वीडियो चाहें तो 2 साल पहले का वो वीडियो है, वो जाके आप सुन सकते हैं। आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें उसके अंदर जानने को मिलेगी। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आप क्रैक ग्रेड बी के कोर्स पे हमारा कूपन कोड लगाएंगे बैंकर22 तो आपको जो है एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और इनकी खास बात यह है कि फेज़ 1 फेज़ 2 की पूरी प्रिपरेशन जो कंप्लीट जर्नी आपकी रहती है, मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चों की शिकायत रहती है कि आरबीआई के सर्कुलर्स में क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी सारे एग्जाम के अंदर, लेकिन वो कवर नहीं कर पाते हैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो वो सारी चीज़ इसके अंदर ये फुल कवरेज देंगे और लिंक इनका नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से जाके इनकी पूरी डिटेल जो है वो देख सकते हैं। अब हम बात करें कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो देखो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है 6 टाइम्स इन्होंने फिक्स कर रखा है फेज़ 1 के लिए। आप 6 बार इनका फेज़ 1 जो है वो दे सकते हैं। और इसके अलावा पे स्केल जो सबसे ज़्यादा ललचाने वाली चीज़ होती है आरबीआई की जॉब में और जिसकी सबसे ज़्यादा बात की जाती है, तो इनका बेसिक पे अभी जो है वो 55,200 रुपीज़ का इनका बेसिक पे स्टार्टिंग। और मंथली जो ग्रॉस है इनकी विदाउट HR है ये 1,22,000 रुपये इनकी मंथली ग्रॉस है। लेकिन इसके अलावा हमारे बहुत सारे वीडियोस डले में अलाउंसेज एंड पर्क्स के, आप जाके देख सकते हैं। इनको अलाउंसेज भी खूब सारे मिलते हैं, मतलब जितनी इनकी सैलरी रहती है उसके ऑलमोस्ट 70% अलाउंसेज जो है उसी वैल्यू के इनको अलाउंसेज भी अलग से मिलते हैं। और मैक्सिमम अलाउंसेज जो 90% अलाउंसेज रहते हैं इनके सेल्फ डिक्लेरेशन बेस पे रहते हैं, उसका कोई प्रूफ भी इनको शो नहीं करना पड़ता। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एडवांटेज जो है वो रहती है। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इनका एग्ज़ाम पैटर्न, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न आपको समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न में इनके 3 पार्ट में रहता है, फेज़ 1 होता है, फेज़ 2 होता है और फिर इंटरव्यू होता है। लेकिन इनका जो एग्ज़ाम फेज़ 1, फेज़ 2 और फिर इंटरव्यू, तो कहने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई IBPS PO का पेपर हो, लेकिन आपको मैं एग्ज़ाम पैटर्न समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों उन एग्ज़ाम से जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। फेज़ 1 इनका जो जनरल अवेयरनेस के 80 मार्क्स का पेपर आता है, 25 मिनट का इसके अंदर सेक्शनल टाइम होता है। अब आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस का कितना बड़ा इसके अंदर रोल रहता है। 80 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस ये लोग पूछते हैं और सेक्शनल टाइम भी 25 मिनट का ही दे रहे हैं। उसके बाद इंग्लिश के 30 मार्क्स का पेपर रहता है, 25 मिनट का सेक्शनल टाइम रहता है।
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 30 मार्क्स का रहता है, उसमें 25 मिनट का टाइम रहता है, और रीजनिंग में 60 क्वेश्चन रहते हैं, 60 मार्क्स का रहता है, 45 मिनट का आपका टाइमिंग रहता है। टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होता है और 120 मिनट यानी 2 घंटे का पेपर होता है आपका फेस 1 का। फेस 1 क्लियर करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है आरबीआई के अंदर ग्रेड बी में। इसके अंदर सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, और ओवरऑल कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी पड़ती है। इसके बाद हम देखें तो फेज़ 2 जो इनका ऑनलाइन एग्जाम होता है, इसके अंदर भी सेक्शनल कट ऑफ होती है और ओवरऑल कट ऑफ भी रहती है, और आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें मिलेगी। फेज़ 2 में क्या होता है, 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ध्यान से समझना, ये 5 घंटे 30 मिनट यानी 5.5 घंटे का फेज़ 2 का एग्जाम होता है। इसको ध्यान से समझोगे तो आपको सीरियस एस्पायरेंट जो है उनको बहुत मदद मिलेगी। फेज़ 1 में इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का इनका पेपर होता है, पेपर 1। ये 50% ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, इसमें 30 मिनट का टाइम मिलता है, 30 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के। फिर 50% का इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, 90 मिनट का, इसमें 6 क्वेश्चन रहते हैं 50 मार्क्स के, लेकिन अटेम्प्ट आपको 4 करने रहते हैं। 120 मिनट का टाइम रहता है, 100 मार्क्स के आपका पेपर 1 होता है। पेपर 1 आपका कंप्लीट हो गया 2 घंटे का। फिर उसके बाद पेपर 2 आता है, इसमें इंग्लिश राइटिंग स्किल्स ये आपकी टेस्ट करते हैं, और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है, पेन पेपर मोड नहीं रहता है, जैसे अभी शायद एडाई वगैरह में किसी में था कि उसमें पेन पेपर मोड था, लेकिन आरबीआई में ऐसा नहीं रहेगा। आपको ऑनलाइन भी थोड़ी स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी और आदत डालनी पड़ेगी। पेपर 2 इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का होता है, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप रहता है, 90 मिनट का टाइम रहता है, इसमें 3 क्वेश्चन इनके आते हैं 100 मार्क्स के। इसके बाद हम चलते हैं पेपर 3 में, ये होता है जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। ये अभी फेज़ 2 ही चल रहा है अपना। इसमें 50% ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 30 मिनट्स का, 30 क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के इनके, और 50% इनका डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, 90 मिनट का। ये इसके अंदर 6 क्वेश्चन पूछते हैं और 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होता है इनका पेपर 3 के अंदर। 120 मिनट टोटल रहते हैं और 100 मार्क्स का इनका टोटल पेपर रहता है। तो टोटल 5.5 घंटे का इनका पेपर रहता है, और बायलैंग्वेज होता है इनका फेज़ 2 भी। और इसके अंदर जो इंग्लिश रहता है केवल उसको हटा दें तो बाकी चीज़ें बायलैंग्वेज भी रहती है। तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी थोड़ी सी चीज़ें समझना आसान रहती है, लेकिन इंग्लिश से वो पूरे तरीके से बच नहीं सकते, आपको इंग्लिश तो स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी। इसके बाद हम देखें तो इनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो फेज़ 2 के अंदर आपके मार्क्स आते हैं उसके बेस पे इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। फेज़ 1 के मार्क्स आपके मायने नहीं रखते, केवल वो क्वालिफाइंग रहने चाहिए आपके लिए। उसके बाद इंटरव्यू के अंदर आरबीआई की एक अच्छी चीज़ ये है कि काफ़ी सारे बच्चे, अभी मैंने कर्नाटका बैंक का भी जब वीडियो बनाया था कल, तो उसके अंदर भी बच्चे काफ़ी ये बोल रहे थे कि वहाँ पे वो इंग्लिश के अंदर ही आपसे इंटरव्यू लेंगे, और काफ़ी दिक्कत आती जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं रहती है। लेकिन आरबीआई की अच्छी चीज़ ये है कि वो आपसे पहले ही पूछ लेते हैं कि आप इंटरव्यू इंग्लिश में देने में कंफर्टेबल हैं या हिंदी में देने में कंफर्टेबल हैं। तो इसलिए जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल हैं उनके लिए अच्छी चीज़ है कि वो पहले ही बता सकते हैं, और जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश का लिख सकते हैं उसके अंदर। इंटरव्यू टोटल 75 मार्क्स का रहता है, और 20% वेटेज जो है वो इंटरव्यू का रहता है, और 80% वेटेज आपका रिटन एग्जाम का रहता है फेज़ 2 का। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो बच्चे इंटरव्यू से घबराते हैं, तो अगर वो रिटन में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो उनके पास बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है एग्जाम क्लियर करने का। प्रमोशन स्ट्रक्चर अगर हम इनका देखें तो देखो, आरबीआई में क्या होता है कि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो आपको ग्रेड बी पे मिलने का मौका आरबीआई देता है, जो कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन इतने ज़्यादा नहीं देते हैं। जैसे सेबी जो है वो ग्रेड ए का निकालता है, सिडबी का भी हमने अभी देखा कि ग्रेड ए के नोटिफिकेशंस आते हैं उनके, या एडाई का हमने देखा। तो लेकिन आरबीआई ग्रेड बी का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकालता है। तो इनका जो प्रमोशन स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है। आप लगभग 7 साल मान के चलो, मिनिमम आपके 5 से 7 साल तो आप मान के चलो कि इतना टाइम आपको नेक्स्ट प्रमोशन में आरबीआई के अंदर बनने में लगेगा, ग्रेड बी से ग्रेड सी में आने में। और जैसे आईबीपीएस पीओ वगैरह के जो बच्चे एग्जाम क्लियर करते हैं जो नॉर्मल बैंकिंग में, उनको पता होगा कि जैसे आप पहले स्केल 1 पे ऑफिसर होते हो, फिर आप मैनेजर होते हो, फिर आप सीनियर मैनेजर होते हो, फिर आप डीएम होते हो, और फिर आप एजीएम होते हो। लेकिन आरबीआई की खास बात यह है कि आरबीआई ग्रेड बी जो होता है वो मैनेजर लेवल की पोस्ट होती है, और उसके बाद ग्रेड सी जो रहता है वो डायरेक्ट एजीएम लेवल की पोस्ट होती है। तो प्रमोशन भले ही आपका 7 साल में होगा, लेकिन आप डायरेक्ट एजीएम की पोस्ट पर जो है वो प्रमोट हो जाओगे। इसके बाद हम देखें तो इनकी पोस्टिंग लोकेशंस जो हैं, पोस्टिंग में आप ये मान के चलो कि आपका इनिशियली अगर सिलेक्शन हुआ है तो 50-60% कैंडिडेट्स को ये जो है इनका ज़्यादा काम मुंबई में ही पड़ता है, तो इनके हेडक्वार्टर भी वहीं है, तो वहीं पे आपकी पोस्टिंग आएगी। और नहीं भी आएगी तो ये मान के चलो आपको अपने पूरे टेन्योर के 10 से 12 साल आपको मुंबई में गुजारने ही पड़ेंगे। इसके लिए आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहें। दूसरी चीज़ इनकी ये है कि पोस्टिंग इनकी बड़ी सिटीज़ के अंदर ही आती है, कैपिटल सिटीज़ के अंदर या मेट्रो सिटीज़ के अंदर।
स्टेट के अंदर भी आती है। तो रूरल वगैरह की पोस्टिंग का इसमें कोई चांस नहीं है कि आपको रूरल एरिया में ये लोग पोस्टिंग दे देंगे या सेमी अर्बन में भी दे देंगे। मोस्टली इनकी जो ब्रांचेस वगैरह या रीजनल ऑफिसेज वगैरह रहते हैं वो अर्बन और मेट्रो सिटीज़ के अंदर ही रहते हैं। तो जो बच्चे रूरल और इंटीरियर एरिया में जाने से घबराते हैं तो उन लोगों के लिए ये अच्छी चीज़ है कि आरबीआई बहुत ज़्यादा आपको वैसी पोस्टिंग नहीं देता है, क्योंकि इनके ऑफिसेज ही नहीं है तो देगा क्या। और इसके अलावा होम स्टेट पोस्टिंग का काफ़ी बच्चे पूछते हैं। तो देखो, होम स्टेट पोस्टिंग अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तब तो ये जॉब आपके लिए मतलब सैलरी, अलाउंसेस, पोस्टिंग, प्रमोशन, सारी चीज़ें अगर आप मिला लो तो सबसे बेस्ट जॉब है वहाँ के लोगों के लिए। लेकिन आप वहाँ से बिलोंग नहीं करते हो तो आपको इनिशियल लेवल पे तो आप ये मान के चलो कि आपको 8-10 साल होम स्टेट पोस्टिंग जो है वो नहीं मिलने वाली है। ये बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। आपको शुरू में तो बाहर अपना जो टाइम है वो गुजारना ही पड़ेगा 8 से 10 साल का। हाँ, ये जरूर है कि आरबीआई काफ़ी चीज़ों को लेके जो है वो लीनियंट रहता है बहुत, ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंदर भी। जैसे आप अगर आप चाहो तो अपने पूरे टेन्योर के अंदर आरबीआई आपको ये ऑप्शन देता है कि अपना ट्रांसफ़र आप एक बार जो है वो 2 साल के लिए एक्सटेंड करा सकते हो। और दूसरा, अगर आपके बच्चे, किसी के बच्चे 10th में हैं या 12th में, तो आप वहाँ रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो लोग ट्रांसफ़र आपका 2 साल के लिए एक्सटेंड कर देते हैं, साल भर के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। क्योंकि कई बार लोगों के साथ कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसे होते हैं कि वो एकदम से जो है अपना घर नहीं बदल पाते हैं दूसरी जगह, कहीं कोई सेटल हो जाता है, किसी के बच्चे पढ़ने लग जाते हैं। तो ये जो लीनियंसी है ये आरबीआई आपको जो है प्रोवाइड करता है। बाकी जो पोस्टिंग का मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी, प्रमोशन का समझा दिया। वर्क प्रोफाइल इनकी जो है, वर्क प्रोफाइल के बारे में मैं क्या कहूँ, ना इनको पब्लिक डीलिंग करनी है। अब कोई बोलता है पब्लिक डीलिंग करनी भी होती तो बिल्कुल ना के बराबर पब्लिक डीलिंग इनके पास रहती है। और वर्क प्रोफाइल इनकी ऐसी है कि मतलब अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाने का मौका मिलेगा, आपको बहुत सारे इंटीरियर जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो जानने का मौका मिलेगा, उन पे आप डिसीजन ले सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। आप मैनेजर रहते हो आरबीआई के अंदर और आपका बैक ऑफिस काम रहता है पूरे तरीके से। ये एक तरीके से मानो कि आपको आरबीआई सैलरी इतनी अच्छी दे रहा है और आपका जो जॉब टाइमिंग्स वगैरह रहते हैं वो फिक्स रहते हैं। ऑफिस वर्क आपको करना रहता है, पेपर वर्क टाइप जो ऑनलाइन आपका सिस्टम रहता है उस पर काम करना रहता है। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम नहीं रहता है, फिक्स ऑफिस टाइमिंग रहते हैं। जैसे हेड ऑफिस वगैरह में तो हमने यहाँ तक सुना है कि जैसे 5:30-6 बजे तक जो है ग्रेड बी जो है अपना काम करके निकल जाते हैं। 5 डे वीक आपको रहता है, रिलैक्स लाइफ रहती है, आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। छुट्टियों को लेके इतनी ज़्यादा मारामारी नहीं रहती है आरबीआई के अंदर। और फिर आरबीआई जो एक तरीके से रेगुलेटरी बॉडी है तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको टारगेट का प्रेशर दिया जाएगा कि आपको ये आज सेल्स का काम करके जाना ही जाना है, या जैसे बैंकिंग में रहता है कि इतने डेबिट कार्ड आपको देने, क्रेडिट कार्ड देने। तो इस तरीके का जो लो लेवल का जो, अगर मैं कहूँ, उसको कई लोगों को बुरा लग सकता है जो बैंकर है, तो उस टाइप का काम आपका नहीं रहेगा फील्ड वगैरह का। बहुत ही लेविश स्टाइल आपकी जो है वो काम की रहेगी। इसके अलावा आपको और कोई डाउट है तो आरबीआई ग्रेड बी की हमारी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जाके डिटेल्स देख सकते हैं। और कोई डाउट आपको है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।